बताइए ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय। ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में यूएसए के जे बार्डिन तथा WH बेटन को जाता है। ठीक है, बताइए पहले संधि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? विलियम शाक्ले। बताइए रेडियो सक्रियता की खोज। ठीक है, हेनरी बेकरल, क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। इनको तीनों व्यक्ति को इसके लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए जिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितना से अधिक होती है तो वो अस्थायी होती है। 83 से अधिक होगा तो 83 से अधिक अस्तित्व प्राप्त करने के लिए वे नाभिक स्वतः ही अल्फा और बीटा और गामा किरणों को उत्सर्जित करने लगते हैं। तो बताइए गामा किरणें अल्फा और बीटा किरणें के बाद ही उत्सर्जित होता है। बताइए नए रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी और उनके पति थे। ठीक है, रॉबर्ट पीरी और मैडम क्यूरी ने। बताइए रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने किया था? 1902 में रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, बताइए सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व यानी अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः यह किसमें बदल जाता है? शीशा में बदल जाता है। ठीक है, बताइए अल्फा बीटा किरणों के गुण है जिसे उत्पत्ति होता है। ठीक है, नाभिक से तीनों होता है। आप प्रकृति बताइए। अल्फा पॉजिटिव, उदासीन और बीटा निगेटिव। ठीक है, अल्फा धनात्मक होगा, बीटा ऋणात्मक होगा और गामा उदासीन। इसका रचना बताइए। अल्फा का हाइड्रोजन का 4। ठीक है, इसमें रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 E। ठीक है, इसमें फोटोन होगा। ठीक है, चलिए द्रव्यमान बताइए अल्फा का। अल्फा का द्रव्यमान हो जाएगा आपके 6.6 इंटू 10 के पावर -26 kg। बताइए सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण में होता है? सबसे अधिक आयनन क्षमता ठीक है अल्फा किरण का होता है। बताइए एक अल्फा किरण के निकालने से परमाणु संख्या में दो तिहाई द्रव्यमान संख्या में और 4 इकाई में 4 इकाई में कमी हो जाती है। बताइए एक बीटा कणों के निकालने से परमाणु संख्या में 1 इकाई वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बताइए अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकालने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहा है, किस नियम से जाना जाता है? सोडी अर्जन का नियम से या वर्ग विस्थापन नियम। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? ठीक है, जीएम काउंटर से की जाती है। बताइए जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व की परमाणु संख्या आधी हो जाती है तो वह समय तत्व का क्या होता है? जीवन। हाँ ठीक है, ये किससे सूचित किया जाता है? हाँ ठीक है, T1/2 से सूचित किया जाता है। बताइए अपकोष्ठ का निर्माण आविष्कार कौन किया था? इसका प्रयोग किया जाता है रेडियो एक्टिव कणों की उत्पत्ति में। ठीक है, उपस्थिति को पता लगाने के लिए, इनकी ऊर्जा को मापने के लिए। तो इसका आविष्कार किसने किया था? अपकोष्ठ का ये किया था CRT विल्सन ने किया था। बताइए जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का आंकलन किसके द्वारा किया? कार्बन 14। ठीक है, 12। बताइए मूल रूप से ट्रांजिस्टर का आविष्कार प्रवर्धन की भांति कार्य करने के लिए किया गया था। तो किसी सिग्नल को ये क्या उत्पन्न करता है?
सिग्नल को मतलब आवर्धित करता है, बड़ा आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बताइए वर्तमान में ट्रांजिस्टर का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है, बीच में गए जैसे मतलब एम्पलीफायर में, स्विच में, वोल्टेज में, रेगुलेटर में, सिग्नल, ये सब में होता है। बताइए ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर और होता है, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। बताइए कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल को आवेश कहा जाता है, ठीक है। बताइए डायोड बल्ब, ये मतलब ये किस वैज्ञानिक के द्वारा ये खोजा गया था इसको? एलईडी डायोड बल्ब जो है ना, वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा 1904 में निर्मित एक बताइए ताप बढ़ाने पे और चालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती ताप बढ़ाने पे और चालक की चालकता बढ़ती है और परंतु चालक की चालकता घटती है, ठीक है। ये प्रकाश उत्सर्जित डायोड ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? ये विद्युत संदिग्ध पे काम करती है। बताइए रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। बताइए रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल या फिर ग्रेफाइट। ठीक है, भारी जल या ग्रेफाइट का। तो बताइए मंदक रिएक्टर में क्या करता है? मंदक किसको धीमा करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, ठीक है। बताइए अब परमाणु रिएक्टर में जब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तब क्या होता है? स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है उसको। आज जब बताइए मंदक के रूप में जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहा जाता है? पाइल रिएक्टर। तो बताइए दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था जो ये पाइल 1, ये कहाँ पे था? शिकागो, सॉरी। बताइए रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाली 3 कण 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लेता, मुक्त कर दो। बताइए नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग जैसे नाभिक ऊर्जा को क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को प्राप्त, ठीक है। बताइए रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किए जाता है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में, हाँ, विज्ञान में, कृषि में आदि में किया जाता है। बताइए सूर्य और तारे से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत किस? ठीक है, नाभिकीय संलयन से होता है, ठीक है। बताइए नाभिक को संलयित करने के लिए करीब कितना केल्विन की उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है? 10 के पावर 8 केल्विन। बताइए हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। कब किया था? 1952 में किया था। तो बताइए किस संलयन पे आधारित है? नाभिकीय संलयन। तो नियंत्रित या अनियंत्रित? अनियंत्रित नाभिकीय, हाँ, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे आधारित है। तो बताइए यह परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना अधिक शक्तिशाली होता है? 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। बताइए न्यूट्रॉन बम का ये बम का निर्माण किया था किस देश ने? ठीक है,
तो इस बम के द्वारा विनाश हो जाता है, कौन कौन हो जाता है बताइए? आदमी, जानवर, पेड़ ठीक है, हवन छोड़ में पड़ेगा। जीवों तथा मनुष्यों का विनाश हो जाता है, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं होता। बताइए नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, क्या किसे कहा जाता है नाभिकीय विखंडन? नाभिक टूटकर दो भागों में बढ़ता है। ठीक है, वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। तो बताइए विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? नाभिक की ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन ये किसके द्वारा दिखाया गया था? दो व्यक्ति थे। अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बताइए कौन कौन थे? हॉर्न, स्ट्रासमैन स्ट्रसमैन और हॉर्न के द्वारा। स्ट्रॉसमैन और हॉर्न। बताइए सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? विकिरण, नाभिक के संलयन। संलयन लगातार उष्मा के रूप में प्राप्त होता है। ऊर्जा जो होता है उष्मा के रूप में प्राप्त होता है। बताइए सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकेंड कितना जूल ऊर्जा प्राप्त होता 10 है? पर पावर 8। नहीं 10 गुना 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है। 10 गुना 10 सॉरी के पावर 4 4 गुना 10 के सॉरी पावर 4 गुना 26 प्राप्त होता है। ठीक है, बताइए जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग कितना प्रति सेकंड की दर से घट रहा है? 4 गुना 10 और पर 10 का पावर 4 गुना 10 के पावर 9 kg प्रति सेकंड के हिसाब से घट रहा है। बताइए सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वो लगातार कितने वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा से दिखते 1000 हैं? होगा। ठीक है, 1000 होगा। बताइए किसने ये भौतिक में 1921 में किसको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? 5 प्रकाश का सापेक्षता का सिद्धांत, G=mc²। ठीक है, E=mc²। चलिए आप बताइए लुसेंट का विविध का खेल कूद का चैप्टर है, बताइए खो-खो में कितना प्लेयर होता है? 9 होता है। बताइए चेंज, एक्टिव, चेजर ये किस खेल से संबंधित शब्द है? खो-खो का। ठीक है, बताइए फ्रंट, कॉल, बेस्ट स्ट्रोक, स्पिनबोर्ड ये किस खेल से संबंधित है? तैराकी से है। बताइए पंच, अपर कट, राउंड ये सब किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। हाँ ठीक है, पंच, अपर कट, राउंड ये सब मुक्केबाजी से संबंधित है। बताइए मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है? 26 मील 350 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज। किलोमीटर में? 42.9 हाँ ठीक है, 42.195 5 किलोमीटर 195 42.195। मील में बदल दीजिए 1.6 से गुना। बताइए अब ये बताइए बेगम रसूल ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बोलिए हॉकी, और कोई बोलिए। हॉकी से संबंधित है। महाराजा रंजीत सिंह हॉकी, हॉकी से है। बताइए नेहरू ट्रॉफी ये है हॉकी। हॉकी से संबंधित है। बताइए सीडीएम ट्रॉफी सीडीएम हो जाएगा आपका फुटबॉल से है। बताइए होलकर ट्रॉफी होलकर ट्रॉफी है ब्रिज से। बताइए रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल से संबंधित ये ट्रॉफी है। बताइए सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। बाकर ट्रॉफी ठीक है। सर्किट कप ट्रॉफी गोल्फ से है। चाइना कप बताइए ये ट्रॉफी का नाम है किस खेल से संबंधित है? चाइना कप
जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक अच्छा बताइए बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल 7 9 बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है खिलाड़ियों की संख्या। बताइए पोलो में खेलों की 4 ठीक है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है, ठीक है, खो खो में 9, कबड्डी में 7 ठीक है, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट 11 ठीक है, नेटबॉल में 7 ठीक है, 7 वॉलीबॉल में 6 होता है, ठीक है। बताइए टेनिस या टेबल टेनिस, 2 या 1 बास्केटबॉल में 5 जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होता है, ठीक है। अब बताइए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, बताइए डांडी बियो ये किस देश का? नेपाल का। बताइए फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल? ब्राजील ठीक है, देखिए फुटबॉल आपको ब्राजील, रूस, फ्रांस 3 देश का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। बताइए बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय? अमेरिका का है। स्पेन का। बताइए राष्ट्रीय खेल सार्ड का युद्ध है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल बताइए स्काई हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान का हॉकी। रूस का शतरंज और फुटबॉल 2 है, रूस का 2 राष्ट्रीय खेल है, शतरंज और फुटबॉल है, शतरंज है। स्कॉटलैंड का बताइए स्काई रग्बी फुटबॉल। बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल भूटान का ये तीरंदाजी है। तीरंदाजी है भूटान। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस टेबल टेनिस। और फ्रांस का फुटबॉल फुटबॉल, ठीक है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो ठीक है जूडो। जूडो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। मलेशिया का मलेशिया बैडमिंटन इंडोनेशिया बैडमिंटन ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी कबड्डी। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन बैडमिंटन। नेपाल का बताया था डांडी बियो नेपाल का। बताइए अब ये स्टेडियम बताइए शिवाजी स्टेडियम दिल्ली कौन सा खेल खेला जाता है इसमें? फुटबॉल हॉकी ठीक है। JL नेहरू स्टेडियम बताइए कहाँ पे? दिल्ली का है, एथलेटिक्स के लिए है। बाराबती स्टेडियम कहाँ पे? अटकपुरसा में क्रिकेट के लिए। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई क्रिकेट के लिए। ईडन गार्डन कोलकाता ठीक है क्रिकेट के लिए। हिंडन स्टेडियम बताइए जमशेदपुर में है क्रिकेट के लिए। ठीक है। बताइए इप्सम स्टेडियम कहाँ पे है? ये ब्रिटेन में है डॉबी रेस के लिए। लॉर्ड्स वॉल लीड्स बताइए ब्रिटेन में क्रिकेट के लिए। बताइए चेपक स्टेडियम चेन्नई किसके लिए है? किस खेल के लिए? क्रिकेट के लिए। बताइए फिरोज शाह कोटला दिल्ली में क्रिकेट। इसका नाम चेंज हो अरुण गया जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम। बताइए यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में बॉक्सिंग के लिए। बताइए ब्रेबॉर्न स्टेडियम यहाँ पे है मुंबई में है क्रिकेट के लिए। ठीक है मुंबई में क्रिकेट के लिए। ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये मुंबई में क्रिकेट के लिए ठीक है। बताइए हर्लिंघम स्टेडियम किस देश में है? इंग्लैंड में है पोलो के लिए ठीक है। टेंट ब्रिज बताइए ये स्टेडियम है किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। नहीं इंग्लैंड में है क्रिकेट के लिए टेंट ब्रिज। बताइए भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी हाँ ठीक है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में है जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं ठीक है। सबसे बड़ा तो शॉर्ट प्लेट इससे भी बड़ा है नेहरू स्टेडियम। बताइए
युवा भारती स्टेडियम कहाँ पे है? ये कोलकाता में। कोलकाता में है, इसी का फुटबॉल नाम के लिए, सॉल्ट ठीक लेक स्टेडियम। है। इसी को सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है, ठीक है। 1,20,000 यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसमें 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। फुटबॉल के लिए। हाँ, फुटबॉल के लिए। स्टेडियम क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम। बताइए, बेसबॉल खेल ये किस परिसर में खेला जाता है, उसका नाम बताइए। कोर्ट डायमंड। गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसको बोलते हैं कोर्स। कोर्स हाँ, टेबल टेनिस खेला जाता है उसका नाम बताइए, टेबल? परिसर का नाम। ये हो जाएगा बोर्ड। बोर्ड वही हाँ, बताइए जूडो कराटो और ताइक्वांडो जहाँ खेलते हैं उस परिसर का नाम बताइए। मैट पे मैट। साइकिलिंग किया जाता है उस परिसर का नाम बताइए। हाँ ठीक है, बेल्ड्रोम। एथलेटिक्स एथलेटिक्स उसी में ट्रैक पे। ट्रैक ठीक है। और निशानेबाजी या तीरंदाजी ये वहाँ पे रेंज एक होता है, रेंज, उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। सुनिए, आप टेबल टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सब एक ही परिसर में खेला जाता है, ये सभी कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। बताइए, मुक्केबाजी या स्केटिंग? रिंग, ठीक है। तैराकी बताइए। ये आ जाएगा पूल। ठीक है। बताइए, बाउलिंग एक खेल है, ये किस परिसर में खेला जाता है? बाउलिंग, घुड़सवारी बताइए। एरिना पोलो, फुटबॉल, हॉकी। ये पिच पे नहीं, फील्ड में फील्ड। रग्बी देखिए, क्रिकेट और रग्बी ये पिच पे खेला जाता है, ठीक है। और बताइए, आइस हॉकी या कलिंग ये खेल है, ये किस परिसर में है? ये रिंग नहीं, हाँ रिंग। अब बाउल से खेल है, ये बताइए कहाँ खेला जाता है? ग्रीन्स। बताइए, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख पहले 17.5 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख 1950। चलिए बताइए, अब भारतरत्न चक्र का ये ज्योग्राफी है। और चलिए बताइए कि कौन सा एल्बिडो से संबंधित, मतलब संचार शक्ति या अवशोषित शक्ति या वापसी की शक्ति या वापसी की शक्ति एल्बिडो से संबंधित। बताइए, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए गए थे, ये किस अक्षांश पे? 20 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। बताइए, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है, किसके कारण? विकिरण के कारण विकिरण के कारण, ठीक है। एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन सुनिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परिवर्तित करता है? जिससे बालू मरुस्थल, धान की फसल युक्त भूमि, टेरी भूमि या नौपात हिम से अवाछित भूमि। हाँ ठीक है, नौपात हिम से आच्छादित भूमि जो है वो परिवर्तित ज़्यादा करेगा। बताइए, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है, कहाँ से उठता है? कैरेबियन सागर से उठता है। बताइए, असमान रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे, मैक्सिको की खाड़ी से या चीन सागर से या हिंद महासागर से या यूएसए से? यूएसए से। बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली कहा जाता है? हाँ ठीक है, मिसिसिपी मैदान। कौन सा मापक टॉर्नेडो को तीव्रता के मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? कौन सा स्केल है बताइए? ऑप्शन है मार्केली स्केल, फुजीटा स्केल, साफिर सैम्पन स्केल या रिएक्टर स्केल।
नहीं, फुजीटा फुजीटा स्केल। स्केल। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। बताइए बिली बिली है क्या है? ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात का नाम है। ठीक है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, बताइए बिली बिली ये ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन हरिकेन हो जाएगा दक्षिणी चीन से यूएसए, टाइफून चीन, टाइफून चीन, ये बागिया या बैबू फिलीपींस। बताइए मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फुजीटा मापक, मार्केली मापक, रिएक्टर मापक और साफिर सिंपन मापक। साफिर सिंपक मापक। किसका था वहाँ? ये हरिकेन का, टॉर्नेडो का। फुजीटा। बताइए बैरोमीटर में पारे का तल की अचानक गिरावट क्या सूचक करता है? तूफान। तूफान का। ठीक है, बताइए चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? ऑप्शन कैसा? ठीक है, नरगिस। करंट नहीं है, उस समय का 2013 का क्वेश्चन है ये। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसकी आवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है? तो ऑप्शन सुनिए, केवल चक्रवात, केवल तूफान, केवल आंधी, तीनों के बढ़ रहा है। ठीक है, ये बताइए चक्रवात है जो 2019 में आया था, ये बताइए किस देश को ज़्यादा प्रभावित किया था? डोरियन बताइए किस देश को प्रभावित किया था? डोरियन है बहामास। हगीबीस चक्रवात आया था 2019 में, ये किस देश को प्रभावित किया था? जापान को। लेकीमा बताइए चीन को। बताइए ग्रीष्म काल में आर्द्रता उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा रहेगा? हाँ, उमल वाला, उसी को मुग्गी बोलते हैं, मुग्गी। ठीक है, उमस वाला रहेगा तो कैसा अनुभव होगा? बहुत गर्मी। ठीक है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा यानी ह्यूमिड हीट। ह्यूमिडिटी बताइए आर्द्रता परिणाम है, किसका परिणाम है? इसमें का हवा में किसकी उपस्थिति का? नमी। नमी का। ठीक है जी, नहीं था ना, बादल नहीं है। हाँ बादल है। बताइए कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? कोलिकार। बेंडा नाम है। सी बेंडा ने दिया था। बताइए समसूत्री विभाजन किससे होता है? कोशिकाओं में। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में होता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है किसको? क्लोरोप्लास्ट। बताइए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? ठीक है, नॉल तथा रस्का ने। बताइए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऊर्जा निर्माण नहीं होगा। उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। सही बोला। बताइए फूलों और बीजों को विचित्र प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ठीक है, ठीक है। कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? बताइए लाइसोसोम। सही है। बताइए उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली को आर पार गैसीय विलयन होता है? मिश्रण। सही है। अच्छा गैस है तब जल होता था परासरण। बताइए अपशिष्ट उत्पादकों के पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? जल रसधानियों में। बताइए डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक, निर्णायक,
गुणसूत्र या जीन बताइए। जीन कहा जाता है, ठीक है। एक अभिभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद रहता है, क्या मौजूद रहता है? क्रोमैटिन रहता है, ठीक है। बताइए कोशिका के केंद्रक में अतिरिक्त निम्न से किन दो कोशिकांग के अनेक डीएनए और राइबोसोम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हर ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्लॉक होते हैं। बताइए केशुरुपियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ये इसका वसा और औषधियों और विषों के निरापीसीकरण की आवश्यकता है। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। बताइए कौन सा जानवर में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है? सेलुलोज, वसा, सेल्यूलोज और स्टार्च और प्रोटीन। स्टार्च जो है ये जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में है, ठीक। स्टार्च होगा। बताइए ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में, सही है। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? ठीक है, जीन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने गुण होते हैं? 3 गुण। बताइए कौन सा कोशिकांग विषायुक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, अंतर्द्रवीय जलिका। चलिए अब आप लोग बताइए करंट अफेयर, SPD का करंट अफेयर डेली वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप PDF देख कर आइए और बताइए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए लिंक को। बताइए नमामि गंगे ये कब से इसका उद्देश्य क्या है? गंगा को साफ करना। गंगा को साफ करना। बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2014। हाँ ठीक है, 28 अगस्त 2014। डेट भी आप लोग बताइए, कोशिश कीजिए कि डेट के साथ बताएं। इसका उद्देश्य क्या है मतलब बताइए? हाँ ठीक है, सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। बताइए मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 उद्देश्य बताइए? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। बताइए सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब शुरू हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। इसमें क्या उद्देश्य था इसका? इसमें था गाँव गोद लेना है। ठीक है, गाँव को गोद लेना था सांसदों को। बताइए मिशन इंद्रधनुष अभियान कब से शुरू हुआ था? 2014 से। 25 सितंबर 2014 से। इसका उद्देश्य क्या था? टीकाकरण था। ठीक है, 7 तरह का। तो इसमें कितने तरह के टीका दिए? 7। ठीक। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से शुरू हुआ? ये किस मंत्रालय के द्वारा? महिला ठीक है। बताइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से शुरू हुआ? 2015 में। 2015। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 से मुद्रा। बताइए इसका मुद्रा का बताइए पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? MUDRA है, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। बताइए अटल पेंशन योजना 2015 से। इसमें क्या है मतलब इसके अंतर्गत 18 से 40 हाँ व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सके। बताइए स्मार्ट सिटी योजना 15 में है।
ठीक है। सहयोग से तो इसका उद्देश्य क्या मतलब था? 100 शहर को विकास करने के लिए चयनित किया गया। तो बताइए किस देश के सहयोग से ये विकास किया जाए? ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब से शुरू हुआ है? 25 जून 2015। इसी को चेंज किया, हाँ 22 में ही बढ़ा दिया इसका। इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास का नाम चेंज किया, ठीक है। बताइए डिजिटल इंडिया मिशन 2015 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया बताइए 15 में आया था, ठीक है। बताइए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 का उद्देश्य क्या है? सभी गांवों को किस चीज से जोड़ना, सड़क या बिजली से? बिजली से जोड़ना, ठीक है। सागर माला परियोजना बताइए। बंदरगाह का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परियोजना से जोड़ना। हाँ उदय योजना बताइए। योजना 15 में आया है। किस मंत्रालय के द्वारा? कोयला और ऊर्जा मंत्रालय। बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन योजना रूबन योजना है जो 2016 से 22 फरवरी 2016 से स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था गांव का क्लस्टर आधारित विकास। आज का क्लास आज यहीं पे ख़त्म हुआ। आज का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये सभी बुक्स का सिलेबस टेलीग्राम पे हम लोग डेली अपडेट कर देते हैं। आप वहाँ से टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, सिलेबस को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए इसके बारे में। और हम लोग टेलीग्राम पे डेली 10 क्वेश्चन का क्यूज कर रहे हैं। आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कीजिए और उसका आंसर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा, सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। जो भी स्टूडेंट है अगर उनको घटनाचक, लूसेंट, SPD डेली पढ़ रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा करेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल।